Hello everyone, this is Pooja Rathod from EduGrown. So today we will go with the chapter 12 class 11th का लास्ट चैप्टर है ये टर्म फर्स्ट के सिलेबस में जो आने वाला है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे बेसिक चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, क्लास 11th में सिलेबस टर्म फर्स्ट के सिलेबस का ये लास्ट चैप्टर है। इसके पहले के जितने भी चैप्टर्स इसमें आने वाले हैं आपके टर्म फर्स्ट में, उन सब पे मैंने रिवीजन एज वेल एज एमसीक्यू वीडियोस दोनों अपलोड किए हैं एडुग्रोन चैनल पे। आप चाहें तो उन्हें प्रेफर कर सकते हैं फॉर रिवीजन बेसिस, रिवीजन पर्पसेस। उससे एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरह के आएंगे। ओके, तो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर नाउ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किन्हें कहते हैं? मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं, एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब मेनली होता है हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए कंपाउंड्स, ठीक है, और उनके डेरिवेटिव्स। इन दोनों की केमिस्ट्री को या केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो इन कंपाउंड्स की स्टडी से डील करती है उसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ व्हाट इज टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन? हमें पता है कि कार्बन जो है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो इसकी जब हम फिलिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फिलिंग करेंगे, तो इट विल बी समथिंग 1s2 2s2 2p2 लाइक दिस। तो कैसी फिलिंग हो रही है? 2 2 2 ऐसी हो रही है, एंड इट विल बी लाइक 2 and 4 इस तरह की होगी, है ना। तो 2 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। इसमें ये 4 जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है इसमें देखिए, अंदर के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाहर के ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 and 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को बॉन्डिंग में हेल्प करते हैं। यही 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को बॉन्डिंग में हेल्प करते हैं। बट ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कार्बन ना डोनेट कर पाता है और ना खुद 4 इलेक्ट्रॉन्स और लेकर अपना ऑक्टेट पूरा कर पाता है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसे 4 की और जरूरत है। या तो वो 4 + 4 हो जाए, 4 डोनेट कर दे, या फिर -4 हो जाए, 4 और गेन कर ले। बट ना तो वो ये कर पाता है डोनेट, और ना ही गेन कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि डोनेट करने के लिए उसके पास जो न्यूक्लियस का जो चार्ज है इन चारों इलेक्ट्रॉन्स पर, वो इतना हाई रहता है, इतना हाई अट्रैक्शन रहता है कि वो इनको बाहर नहीं फेंक सकता या बाहर नहीं दे सकता। और दूसरे 4 को इसलिए ऐड अप नहीं कर सकता क्योंकि इतना न्यूक्लियस के पास चार्ज नहीं रहता कि औरों को 4 एक साथ ऐड कर ले। ओके, तो दैट्स वाई वो क्या करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है। इस शेयरिंग को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। इसमें लिखा हुआ है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हमेशा उसे हम टेट्रा कोवेलेंट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है दूसरे एटम से। ड्यू टू टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन इट हैज टेट्राहेड्रॉन शेप, इसलिए इसका शेप कैसा होता है? टेट्राहेड्रॉन होता है, लाइक दिस, इस ऐसा टेट्राहाइड्रल शेप बनाता है। ये 4 बॉन्ड्स हैं कार्बन के। अब ये हाइड्रोजन के साथ भी हो सकते हैं, नाइट्रोजन के साथ भी हो सकते हैं, एनीथिंग लाइक। नेक्स्ट, कैटेनेशन क्या कहलाता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटेनेशन। जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, अपने आप जुड़ना, इसको बोलते हैं कैटेनेशन। दिस इज द मेन रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सच लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। इसलिए इतने सारे कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन इजीली लिंक हो जाता है दूसरे एटम्स या एलिमेंट्स के साथ। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं ये तो पढ़ लिया, लेकिन इसको क्लासीफाई कैसे करते हैं? 2 तरह के होते हैं मेनली, एसाइक्लिक एंड साइक्लिक। एसाइक्लिक में सीधी चेन्स होती हैं या ब्रांचेस होती हैं, लाइक दिस। साइक्लिक होते हैं मतलब गोल गोल होते हैं। दे आर राउंड इन शेप, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि राउंड ही हो, बट दे विल स्टार्ट फ्रॉम कार्बन एंड एंड एट द सेम कार्बन। इस तरह के होते हैं, दे आर कॉल्ड साइक्लिक। साइक्लिक में होमो और हेट्रो दोनों तरह के हो सकते हैं। होमो वो होते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन ही हो, कार्बन एंड हाइड्रोजन। हेट्रो वो होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा दूसरे एटम्स, एलिमेंट्स जुड़ जाए, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। जब ये एलिमेंट्स जुड़ जाते हैं तो वो हेट्रोसाइक्लिक हो जाते हैं। होमोसाइक्लिक में फिर 2 तरह के होते हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एरोमेटिक पहले उनको कहा जाता था जिनमें एरोमा या फिर सुगंध आती थी। एलिसाइक्लिक उन्हें कहा जाता था जिनमें नहीं आती थी।
बट यहाँ पे एरोमेटिक का मीनिंग अलग है और एलिसाइक्लिक का अलग है। ओके, देन बेंजेनॉइड, नॉन बेंजेनॉइड, ये सब टाइप्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। बेंजेनॉइड वो होते हैं जो बेंजीन की तरह दिखते हैं, नॉन बेंजेनॉइड वो होते हैं जो बेंजीन की तरह नहीं दिखते। बेंजीन मेनली 6 कार्बन का एलिमेंट होता है, लाइक दिस, इस तरह का होता है, 6 कार्बन होते हैं इसमें, ये बेंजीन है। अगर इससे हटकर कुछ और साइकिल होगी, मान लीजिए ऐसी, इस तरह की, तो वो नॉन बेंजेनॉइड कहलाएगी। ओके ओके, देन फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स में बी डिफाइंड एज एन एटम और ए ग्रुप, atom or a group of atoms present in a molecule which largely determines the chemical properties। functional group के आने से properties ज्यादातर बदल जाती हैं किसी भी element की, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप उसे बोलेंगे, उस एटम या ग्रुप को बोलेंगे जिससे एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाए, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, इनमें से कुछ मैंने लिस्टेड किए हुए हैं यहाँ पे। अल्कीन्स जो होते हैं वो डबल बॉन्डेड वाले, जो 2 कार्बन के बीच में जब भी डबल बॉन्ड होगा, that we will call as alkenes। अल्काइंस होंगे ट्रिपल बॉन्डेड होंगे, 3 बॉन्ड होंगे 2 कार्बन के बीच में। हेलोजेंस जब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एडेड होंगे। अल्कोहल जब हाइड्रोक्साइल ग्रुप एडेड होगा, OH। अल्डिहाइड जब अल्डिहाइडिक CHO ग्रुप एडेड होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड जब COOH ग्रुप एडेड होगा। एसिड एमाइड्स जब एमाइड ग्रुप्स होंगे, CONH2 एमाइड ग्रुप कहलाता है। प्राइमरी अमीन्स जब NH2 ग्रुप एडेड होगा, ठीक है। तो दीज आर ऑल फंक्शनल ग्रुप्स, इनसे भी ज्यादा होते हैं बट ये मेन है। ओके, नेक्स्ट इज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज मेनली उसको बोलते हैं जिसमें एक एक एटम बढ़ता जाता है, इन किसी सीरीज में एक एक चीज बढ़ती जाती है, उसको होमोलोगस बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है होमोलोगस सीरीज इज डिफाइंड एज अ फैमिली और ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑल मेंबर्स ऑफ विच कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, स्ट्रक्चरली सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, शो ए ग्रेडेशन इन फिजिकल एंड केमिकल सिमिलैरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में धीरे धीरे ग्रेडिंग होती है, मतलब या तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, दे गेट अपग्रेडेड। 2 एडजेसेंट मेंबर्स के बीच में CH2 ग्रुप का फासला होता है, मतलब 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का फासला होता है। इंडिविजुअल मेंबर्स जो होते हैं ग्रुप के, उन्हें होमोलोगस बोलते हैं और फिनोमिना को होमोलोगी बोलते हैं। यहाँ मैंने एक सीरीज दी हुई है होमोलोगस, इसमें मीथेन में CH4 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन है। अगले इथेन में 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ गए, फिर 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन बढ़ गए, ऐसे हर एक में 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ते जा रहे हैं। एंड इट इज अ सीरीज मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पैंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, डेकेन। ओके, तो इन्हें सीरीज में है। और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कार्बन जब 5 होंगे तो पेंटेन कहलाएगा, 4 होंगे तो ब्यूटेन कहलाएगा, 3 होंगे तो प्रोपेन, ऐसे नाम है। ना नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर क्या होता है, नाम किस तरह रखे जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि एक बच्चा है उसको 17 नामों से जाना जाता है हमारे यहाँ पे, है ना, यूजुअली ऐसा ही होता है। बट केमिस्ट्री में या फिर कोई भी आप बोल लो, मान लीजिए बायोलॉजी भी ले लोगे, तो उसमें भी ऐसा नहीं होता कि एक ही चीज को, हाँ रीजनल लैंग्वेजेस में अलग अलग नाम से जानते हैं, बट साइंटिफिक तरीके से उन्हें एक नाम दे दिया जाता है। जैसे कि बायोलॉजी में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है, एक नाम दे दिया जाता है, साइंटिफिक नेम दे दिया जाता है। इसी तरह केमिस्ट्री में भी एक नाम दे दिया जाता है और उसी को नोमेनक्लेचर कहते हैं। ये सिस्टम कौन ने स्टार्ट किया था, IUPAC ने। IUPAC का मीनिंग मैंने आपको अपने फर्स्ट चैप्टर में समझाया था क्या था। ओके, तो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स पढ़ेंगे पहले कि स्ट्रेट चेन अल्केन्स में किस तरह से रखा जाता है नोमेनक्लेचर। अल्केन्स वो होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्डेज से जुड़े हुए होते हैं एलिमेंट्स, एटम्स। Names of such compounds is based on their chain structure and end with suffix "ane"। "ane" से end होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए मीथेन एन, इथेन एन, प्रोपेन एन, ब्यूटेन एन, पेंटेन एन, सब एन से एंड हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। जब ब्रांच होंगे तो उनमें हम किस तरह, सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज करेंगे। मान लीजिए आपके पास ये कार्बन चेन है, इनमें जो लॉन्गेस्ट होगी ये वाली लॉन्गेस्ट है, तो इसको चूज कर लेंगे 5 कार्बन की। नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट ब्रांच्ड कार्बन एटम्स गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। नंबरिंग इस तरह करी जाती है कि जो जिन कार्बन एटम्स पे ब्रांचेस हैं
उनको सब कम से कम नंबर मिले। जैसे कि यहाँ से अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 थर्ड और फोर्थ पे आ रही हैं ब्रांचेस, और इस तरफ से करें तो 1 2 3 4 5 सेकेंड और थर्ड पे आ रही हैं। तो लोवेस्ट कौन सी है? सेकेंड एंड थर्ड है, इसलिए हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग। नेम्स ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड एज अ ब्रांच आर देन प्रीफिक्स टू द नेम ऑफ पेरेंट अल्केन। जो ब्रांचिंग में अटैच्ड हैं उनको प्रीफिक्स में नाम दे देते हैं। जैसे कि ब्रांचेस में यहाँ पे 3 कार्बन एटम की एक चेन है, तो क्या करेंगे? पेंटेन तो नाम होगा ही इसका, क्योंकि मेन चेन 5 की है और साथ में 3 कार्बन चेन थर्ड नंबर पे लग रहा है। ये 3 मीथेन, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, प्रोपेन हो जाएगा 3 प्रोपेन पेंटेन, इस तरह से है 3 प्रोप पेंटेन। ओके, मतलब यहाँ पे जो 3 और हैं, ये जो ब्रांचेस हैं उनके नाम प्रीफिक्स में जोड़ दिए जाते हैं। सफिक्स में इन जुड़ता है और प्रीफिक्स में उनके नाम जोड़ दिए। जैसे 2 पे आ जाएगा 2 डाइमिथाइल 3 प्रोपाइल पेंटेन, आइल लगा दिया जाता है। ओके, देन फिर क्या करते हैं? लोअर नंबर इज गिवन टू द फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सबसे कम नंबर उसको दिया जाता है जिसपे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो छोटा आ रहा है। मतलब मान लीजिए एक मिथाइल ग्रुप लगा है, एक इथाइल ग्रुप लगा है, तो पहले किसको नंबरिंग देने की कोशिश की जाएगी? इथाइल वाले को, क्योंकि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है। कार्बन एटम ऑफ द ब्रांच दैट अटैचेस टू द रूट अल्केन इज नंबर्ड 1। वो कार्बन एटम जो ब्रांच से अटैच्ड है, ब्रांच के रूट अल्केन से अटैच्ड है, उसे नंबर 1 देंगे। जैसे कि 5 कार्बन ऐसे एक दूसरे से अटैच हैं, इसमें इस वाले पे और कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये वाली का जो नंबरिंग दोगे तो उसमें जिससे पेरेंट वाली अटैच्ड है उसको 1 दोगे, 1 2 3, इसके लिए नंबर से नीचे वाली। ओके, तो ब्रांच ट्रेन हाइड्रोकार्बन्स को इस तरह से नाम दिया जाता है। ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप्स, longest change of carbon atoms containing functional groups is numbered in such a way that functional group attached to the carbon atom gets the lowest possible number in the chain। जो फंक्शनल ग्रुप इनमें इस सीरीज में अटैच्ड होते हैं अगर, तो उन्हें लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलता है। मतलब प्रायोरिटी के हिसाब से देखे जाते हैं। सबसे पहले तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच्ड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगी, COOH को, देन SO3H सल्फेट को, देन COOR, देन COCl, CONH2। ये प्रेफरेंस लाइन होती है, प्रायोरिटी लाइन होती है फंक्शनल ग्रुप्स। ओके, इसमें ट्रिपल बॉन्ड को सबसे कम प्रायोरिटी है, सेकंड डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड से थोड़ी ज्यादा प्रायोरिटी मिलती। नेक्स्ट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में क्या होता है? आइसोमेरिज्म में क्या होता है? 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, उसे बोलते हैं आइसोमर्स होना या आइसोमेरिज्म फिनोमेना। ओके, अब ये अलग अलग तरह के होते हैं, मेनली 4 तरह के मैंने यहाँ बताए, लेकिन इसमें भी सब डिविजन्स होते हैं, वो जब आप और ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डीप में पढ़ोगे तब आपको बताए जाएंगे। सबसे पहला चेन आइसोमेरिज्म होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन जब कार्बन का मेन स्केलेटन बना रहे हैं तो उसमें अलग तरीके से। मान लीजिए मैंने आपके सामने C5 रख दिया, अब ये C5 जो है, C5 के साथ H कितना होगा? H12 ले लीजिए मान लीजिए, ठीक है। C5 जो है, अब ये कार्बन के 5 कार्बन है तो 5 कार्बन सीधे सीधे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, ऐसे भी जुड़ सकते हैं। सॉरी, ऐसे भी जुड़ सकते हैं, किसी भी तरह जुड़ सकते हैं। तो ये चेन आइसोमेरिज्म कहलाता है कि जब चेन में डिफरेंशिएशन हो जाए तो वो चेन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, जब पोजीशन अलग हो जाए। मान लीजिए डबल बॉन्ड बोल दिया कि एक कार्बन, 3 कार्बन है और उनमें डबल बॉन्ड है, सॉरी 4 कार्बन है और उनमें डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ नहीं है तो यहाँ हो सकता है, यहाँ नहीं है तो यहाँ हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? मान लीजिए मैंने बोल दिया कि एक हाइड्रोकार्बन है आपके पास, उसमें 5 कार्बन, सॉरी 2 कार्बन है
छह हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। अब आप चाहें तो उसे इस तरह से अरेंज कर सकते हो OH लगा के, चाहें तो इन दोनों के बीच में O लगा सकते हो, है ना, दोनों तरह से हो जाएगा, हर बार में आपको सेम सेम नंबर्स ही मिलेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज फंक्शनल कार्बन, फंक्शनल आइसोमेरिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप आ रहा है ना, यहाँ पे एस्टर ग्रुप आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, so that's why this is called as functional isomerism. Next is metamerism. Metamerism क्या होता है? Presence of different alkyl groups on either side of a function. एक ही functional group के आसपास अलग अलग मतलब अलग अलग इथाइल ग्रुप्स या अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। मान लीजिए ऑक्सीजन है, इसके दोनों तरफ इथाइल भी आ सकता है सेम नंबर ऑफ कार्बन्स में, या फिर एक तरफ प्रोपाइल और एक तरफ मिथाइल भी आ सकता है। दोनों में कार्बन सेम है, देखो यहाँ भी 4 कार्बन है टोटल, यहाँ भी 4 कार्बन। ओके, दिस इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म। आइसोमेरिज्म अच्छे से समझ में आ गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट वी विल मूव टू फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड भी दो तरह का होता है, एक होता है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज और एक होता है होमोलाइटिक। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में पूरे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना इनके बीच वाले, वो एक ही के साथ चले जाते हैं और जिसके साथ जाते हैं उसे नेगेटिव बना देते हैं, जिसके पास से जा रहे हैं, जिसके पास बचे नहीं है वो पॉजिटिव। तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से जो बनते हैं एंड में प्रोडक्ट्स, उन्हें आयन कहा जाता है, ठीक है। होमोलाइटिक में क्या होता है? ये इस तरह फिश एरो से दिखाए जाते हैं, अधूरा एरो माना जाता है, ये फिश एरो से दिखाते हैं। इसमें बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक बी लेकर जा रहा है और एक ए लेकर जा रहा है। इनको बोलते हैं, जो प्रोडक्ट बनते हैं इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल। ओके, क्लीवेज का मतलब समझिए, क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेक करना, ब्रेकिंग अ बॉन्ड, है ना। ये 2 तरह का होता है। होमोलाइटिक में दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं, ए और बी। हेट्रोलाइटिक में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ चले जाते हैं, जिसकी तरफ जा रहे हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, जिसकी तरफ से जा रहे हैं वो पॉजिटिवली, एंड दे मेक आयंस। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब होता है reagent that brings an electron pair is called nucleophile, that is nucleus seeking. वो रिएजेंट जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर आ रहा है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। देखिए यहाँ पे जो दिया है एग्जांपल, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन पेयर पहले से है नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं, मतलब खुद खाली थे पहले से और अब इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन सीकिंग हो जाते हैं, और न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो न्यूक्लियस सीकिंग हो जाते हैं। न्यूक्लियस सीकिंग हो जाते हैं मतलब वो न्यूक्लियस खाली रह जाता है उनका, इलेक्ट्रोफाइल के साथ चले जाते हैं। ओके, मैं एग्जांपल्स दिए हैं न्यूक्लियोफाइल के लिए OH और CN, इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए C डबल बॉन्ड O और R3CX। नेक्स्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन अलोंग द चेन of the carbon atoms due to presence of an atom or group at the end of the chain. किसी चेन के एंड में अगर कोई एटम या ग्रुप पर प्रेजेंट है और उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर वो ज़्यादा है, यहाँ पे नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज रहेगा और यहाँ कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रहेगा। दिस इज पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जो होता है, इसी को इंडक्टिव इफेक्ट। जब मोर देन 1 कार्बन होंगे सेम चेन में, तो ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज पहले कार्बन के पास थोड़ा ज़्यादा था, दूसरे के पास कम हो गया, तीसरे के पास और कम हो गया, इस तरह से चलते जाता है, इसे बोलते हैं इंडक्टिव। ये नेगेटिव भी हो सकता है, जरूरी नहीं है पॉजिटिव ही रहे। ओके, रेजोनेंस इफेक्ट इज, व्हाट इज रेजोनेंस इफेक्ट? रेजोनेंस इफेक्ट द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल बाय इंटरेक्शन ऑफ 2 पाई बॉन्ड्स। 2 पाई बॉन्ड्स के मिलने से जो पोलैरिटी बनती है किसी मॉलिक्यूल में, या बिटवीन ए पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या पाई बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में एडजेसेंट एटम के, उन्हें बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। ये 2 तरह का होता है, मतलब एक तरफ डबल बॉन्ड होगा, दूसरी तरफ सिंगल बॉन्ड होगा, और यहाँ से डबल बॉन्ड के जाने की जो पोलैरिटी बनेगी उसको बोलेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। ये 2 तरह का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इन दिस इफेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अवे फ्रॉम एन एटम। पॉजिटिव वाले में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दूर जाता है, एटम से दूर जाता है, तो वो
इसको पॉजिटिव छोड़ता हुआ, मतलब प्लस आर इफेक्ट भी बोलते हैं, पॉजिटिव छोड़ता हुआ जाता है उस एटम को। नेगेटिव वाले में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स होते हैं, मतलब एटम के पास आते हैं, इसलिए माइनस आर इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह प्यूरिफाई कर सकते हैं, उसके मेथड्स, ये अलग अलग मेथड्स हैं। ये बहुत डिटेल्ड मेथड्स हैं, मैंने इन्हें छोटा छोटा थोड़ा सा याद आ जाए आपको और रिवीजन हो जाए उस बेसिस पे इन्हें डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट, सब्लिमेशन। दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट द सब्लिमेबल कंपाउंड्स फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल। ऐसे कंपाउंड जो सब्लाइम हो सकते हैं उन्हें नॉन सब्लाइम्ड कंपाउंड से अलग करने के लिए सब्लिमेशन प्रोसेस। सेकेंड, स्टीम डिस्टिलेशन, यूज टू सेपरेट सब्सटेंसेस विच आर स्टीम वॉलेटाइल, भाप में आराम से उड़ जाएं, उनको इमिसिबल विथ वाटर, और जो पानी में नहीं घुले, पानी में घुलने के बिना ही भाप में आराम से उड़ जाएं, उन्हें स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी, दिस टेक्निक इज यूज टू सेपरेट मिक्सचर्स इनटू देयर कंपोनेंट्स, प्यूरिफाई द कंपाउंड्स एंड टेस्ट द प्योरिटी ऑफ कंपाउंड। इसमें क्या करते हैं, अलग अलग मिक्सचर्स होते हैं, उन्हें कंपोनेंट्स के रूप में अलग अलग किया जाता है। आपने देखा होगा क्रोमेटोग्राफिक पेपर आता है केमिस्ट्री लैब में, शायद आपने देखा हो, उसको जो आपका सॉल्यूशन है उसमें भिगो के रख देते हैं, और जब आप 15-20 मिनट बाद देखोगे तो सॉल्यूशन में जो जो कंपोनेंट्स हैं वो उस क्रोमेटोग्राफिक पेपर पे अलग अलग कलर की लेयर्स के रूप में दिखते हैं, इसे बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटीज ऑफ कंपाउंड्स, impurities in a suitable solvent. The impure compound is dissolved in solvent heated at high temperature. On cooling, the hot and concentrated solution pure compound crystallizes out. होता क्या है, impurities जो हैं वो सॉल्वेंट में घुल जाती हैं, और जब उसे जमा देते हैं हम, तो जो अच्छी प्योर कंपाउंड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं उस सॉल्वेंट में, बाकी का जो नॉन क्रिस्टल कंपाउंड होता है ऊपर ऊपर का, उसे बाहर को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। दिस मेथड इज यूज्ड टू प्यूरिफाई लिक्विड्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड डिकम्पोजर्स एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट। इनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हैं, वो अपने बॉइलिंग पॉइंट्स पे डिकम्पोज हो जाते हैं और सेपरेट कर दिए जाते हैं। डिस्टिलेशन, दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट वॉलेटाइल लिक्विड्स फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल। जो वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं जो उड़ सकते हैं पानी में, रखे रखे उड़ जाते हैं, उन्हें नॉन वॉलेटाइल जो नहीं उड़ सकते उनसे अलग किया जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अगर दो लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो इससे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग किया जाता है। जैसे मेनली पेट्रोलियम को अलग करने में या पेट्रोलियम को प्यूरिफाई करने के लिए ये वाला ही फॉर्मूला, ये वाला ही मेथड यूज करते हैं। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन एन एक्वस मीडियम, इट इज सेपरेटेड बाय शेकिंग इट विद organic solvent in which it is more soluble than in water. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाल के उसे घोला जाता है, एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इन अ सेपरेटिंग फनल एंड शेकन फॉर सम टाइम्स, then allowed to stand for some time. When organic solvent and water form two separate layers, the lower layer is run out by opening the tap of funnel and organic layer is separated. डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन शायद आपने देखा होगा, अगर हम पानी में पेट्रोल डाल देते हैं तो बीकर के अंदर पानी की लेयर नीचे जम जाती है और पेट्रोल पेट्रोल ऊपर आ जाता है। या देखा होगा कि तेल की लेयर, अगर तेल डालें तो तेल की लेयर्स ऊपर आ जाती हैं और पानी नीचे जम जाता है ना। तो इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। नीचे एक पाइप होता है, उसके द्वारा पानी को नीचे से निकाल लिया जाता है, ऊपर ऊपर तेल बच जाता है। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ सच लिक्विड। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है कि कौन सा उनकी क्वालिटी या कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। कार्बन और हाइड्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, बाय हीटिंग द कंपाउंड विथ कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट किया जाता है। कार्बन जो प्रेजेंट है कंपाउंड में वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के ऑक्सीडाइज हो जाता है और लाइम वाटर से उसे टेस्ट करते हैं। हाइड्रोजन जो है वो पानी बनकर निकल जाता है और इसे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के साथ टेस्ट किया जाता है। आपको टेस्टिंग याद रखनी है कि उन्हें टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। अदर एलिमेंट्स को तो कैसे डिटेक्ट करते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन और फॉस्फोरस, इनकी प्रेजेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड में लैजिग्नियस टेस्ट से निकाली जाती है।
The elements present in the compound are converted into covalent form to an ionic form by fusing the compound with sodium metal. सारे कंपाउंड जो है, नाइट्रोजन को सोडियम मेटल के साथ, सल्फर को सोडियम मेटल, हेलोजन को सोडियम मेटल, फास्फोरस को सोडियम मेटल, इन सबको सोडियम मेटल के साथ मिला के आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं कोवेलेंट से, ठीक है। और उसके बाद इनकी टेस्टिंग की जाती है, जैसे कि टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की टेस्टिंग करते हैं सबसे पहले। इसमें क्या होता है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, सोडियम के साथ मिलाया हुआ जो उसका एक्सट्रैक्ट रहेगा उसे बॉईल किया जाता है फेरस सल्फेट के साथ, और फिर एसिडिफाई करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से। तो फॉर्मेशन क्या बनता है उसमें, प्रूशियन ब्लू कलर, जिससे पता चलता है कि इसमें नाइट्रोजन। ओके, कौन सी चीज डाली जा रही है, किसके साथ टेस्ट किया जा रहा है और कौन सा कलर बन रहा है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, सल्फर की टेस्टिंग में सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो होगा सल्फर का, उसे एसिडिफाई करेंगे एसिटिक एसिड के साथ, विथ लेड एसिटेट इज एडेड टू इट। एक ब्लैक पीपीटी बनेगा जिसे लेड सल्फाइड इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ सल्फर ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम। और जब सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को हम सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ करेंगे तो एक वायलेट कलर बनेगा, इससे सल्फर की टेस्टिंग पर, ठीक है। दो कलर बन सकते हैं, लेड सल्फाइड के साथ ब्लैक बनता है और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ वायलेट बनता है, ठीक है। टेस्ट फॉर हेलोजेंस, हेलोजेंस का टेस्ट, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो था सोडियम के साथ मिलाया गया था, उसे एसिडिफाई करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, फिर उसमें सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया था। अगर वाइट पीपीटी आ रहा है तो क्लोरीन प्रेजेंट है, अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में वाइट पीपीटी आ रहा है तो क्लोरीन है, येलो आ रहा है तो ब्रोमीन है, और येलो प्रेसिपिटेट जो सॉल्युबल नहीं है अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो आयोडीन। ओके, टेस्ट फॉर फास्फोरस, फास्फोरस के लिए जब टेस्टिंग करेंगे तो क्या होगा, कंपाउंड को हीट करेंगे सोडियम परऑक्साइड के साथ Na2O2, फास्फोरस ऑक्सीडाइज हो जाता है फॉस्फेट में, देन द सॉल्यूशन इज बॉइल्ड विद नाइट्रिक एसिड एंड देन ट्रीटेड विद अमोनियम मोलिबेटेट, मोलिबेटेट के साथ ट्रीट करते हैं तो येलो पीपीटी बनती है। ये येलो पीपीटी फास्फोरस की एग्जिस्टेंस बताती है। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटी कैसे शो करते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन बोथ ऑफ देम आर एस्टिमेटेड इन वन एक्सपेरिमेंट। नोन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एंड कॉपर ऑक्साइड। कार्बन एंड हाइड्रोजन बोथ आर ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दोनों ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन। फिर पानी का जो मास है प्रोड्यूस्ड इज डिटरमाइंड बाय पासिंग ए मिक्सचर थ्रू यू ट्यूब में पास करते हैं कंटेनिंग एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड इन अनदर यू ट्यूब, दूसरे यू ट्यूब में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिसमें पहले से ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन प्रेजेंट है। तो जितना मास कैल्शियम क्लोराइड का बढ़ जाएगा पहले वाले यू ट्यूब में, और जितना मास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का बढ़ जाएगा दूसरे वाले यू ट्यूब, उन दोनों से कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज इन दिस वे, ठीक है। m1 हो गया मास ऑफ वाटर और m2 हो जाएगा मास ऑफ कार्बन। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन को कैसे पता लगाया जाता है। दो मेथड होते हैं, एक होता है डुमास मेथड और जेल्डाल्स मेथड। डुमास में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को हीट करते हैं कॉपर ऑक्साइड के साथ in an atmosphere of carbon dioxide yields free nitrogen in addition to carbon dioxide and water, ये मिलता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड formed are reduced to nitrogen by passing gaseous mixture over a heated copper gauze। एक कॉपर गॉज होता है, उस पर जब हम पास करते हैं तो नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म में ऑब्टेन कर लेते हैं। मिक्सचर ऑफ गैसेस सो प्रोड्यूस इज कलेक्टेड ओवर एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके ऊपर कलेक्ट किया, विच एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड and nitrogen is collected in the upper part of graduated tube, ट्यूब के ऊपर वाले पार्ट में नाइट्रोजन। फिर इससे वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन निकाली जाती है, कितना प्रेशर कितना वॉल्यूम, 273 केल्विन पे टेम्परेचर रख के वॉल्यूम निकाली जाती है। जेल्डाल्स मेथड में नाइट्रोजन को हीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, नाइट्रोजन इन द कंपाउंड गेट्स कन्वर्टेड टू अमोनियम सल्फेट में बदल जाती है। रिजल्टिंग एसिड मिक्सचर जो है उसे हीट करते हैं एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। लिबरेटेड अमोनिया गैस इज एब्जॉर्ब्ड इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जो अमाउंट ऑफ अमोनिया बचा है प्रोड्यूस्ड इज डिटरमाइंड बाय एस्टिमेटिंग अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड।
सल्फ्यूरिक एसिड जो अमाउंट लिया था हमने, उससे अमोनिया का अमाउंट डिटरमाइन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज हैलोजेंस। हैलोजेंस को कैसे डिटेक्ट करते हैं? फॉर देम वी हैव क्यूरियस मेथड। एक नोन मास लिया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसे हीट करते हैं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ये सारे सॉल्यूशंस या कंपाउंड्स जो हम यूज कर रहे हैं ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन है। इन हार्ड ग्लास ट्यूब नोन एज कैरियस ट्यूब यूज किया जाता है इसमें। कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हैलोजेंस प्रेजेंट फॉर्म सिल्वर हैलाइड बना लेते हैं। इसे फिल्टर किया जाता है, वॉश करके, ड्राई करके, फिर वेट किया जाता है, जिससे हैलोजन कितना है वो पता लग जाता है। नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर को कैसे करते हैं? एक नोन मास लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसे वापस वही कैरियस ट्यूब में हीट करते हैं सोडियम परऑक्साइड के साथ या फिर नाइट्रिक एसिड के साथ। जो सल्फर प्रेजेंट है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में। पर्सिपिटेटेड विद बेरियम सल्फेट के साथ इसे पर्सिपिटेट आउट करते हैं बाय एडिंग एक्सेस ऑफ बेरियम क्लोराइड। पर्सिपिटेटेड, फिल्टर्ड, वॉश, ड्राइड एंड वेट, फिर इसे वेट किया जाता है एंड दिस हाउ सल्फर इज कैलकुलेटेड। फॉस्फोरस कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक नोन मास लिया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसमें फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड मिलाया जाता है। एज अ रिजल्ट फॉस्फोरस गैस ऑक्सीडाइज टू फॉस्फोरिक एसिड और फिर उसे पर्सिपिटेट करते हैं अमोनियम मॉलिक्यूल। आप देख रहे हो हर एक चीज़ में पर्सिपिटेट आउट किया जा रहा है। पर्सिपिटेट करने के लिए एक अलग से कंपाउंड ले रहे हैं, ठीक है। दिस वे, इस तरह से फॉस्फोरस का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। A definite mass of organic compound is decomposed in stream of nitrogen gas. Mixture of gaseous products containing oxygen is passed over red hot coke when all the oxygen present in is converted into carbon monoxide. जितनी भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो सारी कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। Then this mixture is passed over iodine pentoxide. आयोडीन पेंट ऑक्साइड के ऊपर इस मिक्सचर को पास किया जाता है, जिसमें CO ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और आयोडीन अलग से प्रोड्यूस हो जाता है। ओके, इससे पता चल जाता है कि कितना ऑक्सीजन एक्चुअली बना है। इसमें क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में फिर से टेस्टिंग करेंगे, जैसे पहले कार्बन की थी, उससे ऑक्सीजन की मात्रा पता चल जाती है। ओके, so this is how all quantitative analysis is done. So now all the topics of this chapter are finally completed. आप चाहें तो एक बार अच्छे से इसको रिवाइज करके जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाली हूँ MCQ वीडियो, उसे प्रेफर कर सकते हैं, जिससे कि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए किस तरह के MCQs यहाँ से आ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।